Hey learners, today we are going to study about Mines Act 1952. So, माइन एक्ट पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि माइनिंग क्या होता है। माइनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ज़मीन को खोदते हैं। किस पर्पज़ से? किसी मिनरल को सर्च करने के लिए या ऑब्टेन करने के लिए, ग्राउंड से निकालने के लिए या सर्च करने के लिए हम एक्सकवेशन करते हैं, उसको हम माइनिंग कहते हैं। कुछ इमेजेस देखते हैं जिससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि माइनिंग क्या होता है। इसमें आप देख सकते हो एक पिक्चर है जहाँ पे ये कलरफुल देख सकते हो, यहाँ पर मिनरल्स हैं। ये जो पर्पल, लाइट पर्पल कलर दिख रहा है वो मिनरल्स हैं। अगर ये सुपरफिशियल लेवल पे होता है, एक मिनट, अगर ये सुपरफिशियल यानी कि सुपरजेसेंट ग्राउंड में होता है तो हमें कोई भी खुदाई करने की, ज़्यादा खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है, टनल बनाने की ज़रूरत नहीं है, शैफ्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऊपर ही खुदाई करके अपना मिनरल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मिनरल्स सुपरजेसेंट लेयर से, एक मिनट, थोड़ा डार्क, सुपरजेसेंट लेयर से अगर नीचे है, बिलो में है, बिलो सुपरजेसेंट सरफेस है, तो हमें शैफ्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें एडिट्स बनाने होंगे। एडिट्स क्या है? ये जो ट्रांसवर्स पैसेज हैं इसको हम एडिट बोलते हैं। ये देखिए ट्रैमवे भी दिख रहे हैं इसमें और पर्सन काम करते हुए भी दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ से नीचे से निकालना होगा तो हमें वर्टिकल शैफ्ट लगाना होगा और एडिट्स बनाने होंगे। उसके बाद हम मिनरल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये देखिए, ये है इंक्लाइंड ओर का सोर्स है। इसमें हम क्या करेंगे, एक इंक्लाइंड शैफ्ट लगाएंगे। इसके बाद ये एडिट्स बना के हम अपने मिनरल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये ओपन कास्ट माइनिंग का पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि कैसे खुदाई करके, जब मिनरल्स सुपरजेसेंट लेयर में ही होते हैं तो हमें ज़्यादा टनल्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जस्ट खुदाई करके अपने मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं। अगर हमारा अंडरग्राउंड माइनिंग है तो अंडरग्राउंड माइनिंग करने के लिए अगर बहुत बिलो सुपरजेसेंट ग्राउंड में हमारा मिनरल है तो हमें शैफ्ट लगाना पड़ेगा, टनल्स बनाने होंगे। उसके बाद ही हम अपने मिनरल्स को एक्सकवेट कर सकते हैं। ये हमारा शैफ्ट है, ये शैफ्ट मशीन होती है, ये मशीन होती है, इससे हम शैफ्ट बनाते हैं। ये है हमारा एडिट, जो हमने ट्रांसवर्स पैसेज देखा था तो मिनरल्स को ऑब्टेन करने के लिए, तो ये इस टाइप का होता है। अब हम पढ़ेंगे माइंस एक्ट के बारे में। माइंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम जो माइनिंग इंडस्ट्री में जितने भी पर्सन हैं उनकी सेफ्टी, वेलफेयर और मेडिकल हेल्थ और जो भी लॉज, बाय लॉज हैं, ये सब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। रूल्स, रेगुलेशंस और क्या क्या पेनल्टीज लगेंगी, कितने आवर्स एम्प्लॉय को काम करना है, वेजेस किस तरह से मिलेंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिलिमिनरी। इसमें शॉर्ट टाइटल इसका है माइंस एक्ट 1952। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। चाहे इंडिया में किसी भी कोने में पहुंच जाओ, ये वाला एक्ट आपको अप्लाई होगा। कमेंसमेंट ये 15 मार्च 1952 में एनेक्ट हुआ था और 1 जुलाई 1952 को एनफोर्स हो गया था। डेफिनेशंस हैं एडल्ट। एडल्ट की डेफिनेशन क्या है? कोई भी पर्सन अगर 18 ईयर्स का हो जाता है, कंप्लीट कर देता है, तो उसको हम एडल्ट बोलेंगे। एजेंट क्या है? एजेंट कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉयड हो या ना हो, अगर ओनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा है, सुपरविजन और सुपरविजन, कंट्रोल, मैनेजमेंट या डिसीजन लेना उसके ओनर के बिहाफ पे कर रहा है, उसको हम एजेंट बोलेंगे। एम्प्लॉयड किसे बोलेंगे? एम्प्लॉयड एजेंट, ओनर, एजेंट, ओनर या जो मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजर है,
उसने अगर किसी भी इंसान को किसी पर्सन को अपॉइंट किया है किसी काम के लिए, माइंस के काम के लिए, माइनिंग में काम करने के लिए अपॉइंट किया है, तो उसे एम्प्लॉयड बोलेंगे। अगर माइनिंग में ही जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर अपॉइंट किया है तो वो एम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा। अगर माइनिंग जहाँ पे हो रही है उस काम के लिए एम्प्लॉय किया है उसको एम्प्लॉयड बोलेंगे, भले ही लोडिंग करने के लिए किया हो या फिर जो भी हमारे मिनरल्स हैं उसको डिस्पैच करने का काम हो या ऑपरेशन में काम कर रहा हो या मशीन की साफ सफाई का ही काम कर रहा हो, तो भी वो एम्प्लॉयड कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर है हमारे, वो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं वो भी इंस्पेक्टर की पावर को यूज कर सकते हैं, वो भी बन सकते हैं इंस्पेक्टर और उनकी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइन। माइन जहां पर भी एक्सकवेशन हो रहा हो, हम मिनरल्स को सर्च कर रहे हो या ऑब्टेन कर रहे हो, उसको हम माइन बोलेंगे। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अगर हम जैसे बालू या फिर जो रेत ये सब निकालते हैं कंस्ट्रक्शन के वर्क पे, वो माइन के अंदर नहीं आएगा। हमारा मेन पर्पस होता है माइन में कि हमें मिनरल्स को सर्च करना है और ऑब्टेन करना है। नेक्स्ट है हमारा ओपन कास्ट माइनिंग। जब हमारा जो मिनरल्स हैं वो सुपरजिशन ग्राउंड में ही होते हैं तो उसको हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। सुपरजिशन ग्राउंड में ही होते हैं तो हमें ज़्यादा टनल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, गड्ढा करने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट सुपरफिशियली हम करते हैं। फिर भी ओपन कास्ट माइनिंग का मिनिमम जो हमारी खुदाई होती है वो 6 मीटर्स की तो होनी चाहिए, तभी वो माइन के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जिस भी पर्सन ने मेडिकल डिग्री ली है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, मेडिकल डिग्री ली है, ठीक है, और उसका जो स्टेट मेडिकल रजिस्टर होता है उसमें नाम है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। नेक्स्ट है रिपोर्टेबल इंजरी। रिपोर्टेबल इंजरी क्या है? रिपोर्टेबल, अगर किसी इंसान को कोई चोट लगी है और वो 72 आवर्स तक अपने काम पर वापस नहीं आ पा रहा है, उसे हम रिपोर्टेबल इंजरी बोलेंगे। सीरियस बॉडीली इंजरी क्या है? अगर किसी पर्सन को इंजरी होने की वजह से फ्रैक्चर हुआ है या फिर टोटल किसी बॉडी पार्ट का लॉस हुआ है या फिर उसके विजन में प्रॉब्लम आया है या फिर उसके हियरिंग में प्रॉब्लम आया है, तो उसको हम सीरियस बॉडीली इंजरी बोलेंगे। भले ही उसके एक फैलेंजेस ही मतलब ज़्यादा, एक फैलेंजेस जो उंगली का एक हिस्सा है वो थोड़ा सा ही टूटा है, तो वो भी सीरियस बॉडीली इंजरी में ही आएगा क्योंकि उसने वो पार्ट खो दिया है, इसलिए। तो अबव एंड लोअर ग्राउंड। अबव लोअर ग्राउंड क्या होते हैं? जो सुपरजेसेंट उसमें मिनरल्स होते हैं तो हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना होता है, हम ओपन कास्ट माइनिंग से ही अपना मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं, तो वो हो गया अबव ग्राउंड। लोअर ग्राउंड होता है जैसे बिलो सुपरजेसेंट ग्राउंड में जाना पड़ता है, अंदर होल टनल्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद उस अंदर जाके मिनरल्स को ऑब्टेन करना होता है, उसे बोलते हैं हम लोअर ग्राउंड। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो ये है जैसे कि चीफ इंस्पेक्टर हैं, वुमेन्स हैं और 18 ईयर्स से छोटे बच्चे अगर काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और माइन की लेंथ कम से कम 6 मीटर होनी चाहिए। अगर ओपन कास्ट माइनिंग भी है तो कम से कम 6 मीटर तो होनी चाहिए, और अगर कोल की माइन है तो 15 मीटर्स एटलीस्ट होनी चाहिए। कम से कम 20, अगर 20 पीपल से कम है तो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन वर्क पे चल रहा होगा तो भी अप्लाई नहीं होगा। ओपन कास्ट अगर माइनिंग है तो कम से कम 50 से ज़्यादा होने चाहिए, 50 से कम होंगे तो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और एक्सकवेशन के साथ साथ एक्सप्लोजन का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी ये एक्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। रेफरेंस ऑफ टाइम है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वही होगा हमारा टाइम का रेफरेंस। लेकिन कुछ जगह पर अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर इंस्पेक्टर और सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में। तो
चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। चीफ इंस्पेक्टर जो भी सिलेक्ट करेगी, जिसको भी ड्यूटी देगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, उसके पास जो भी पर्सन अपॉइंट करना है उनको, उसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होगी तभी वो एलिजिबल होगा। उसके बाद नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गैजेट में वो अपॉइंट कर सकते हैं चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को। कंडीशन क्या है? अगर जो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जिसको अपॉइंट करने वाली है वो पर्सन अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडस्ट्रीज में जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो उसको नहीं शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसको नहीं बनाया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं हमारे, वो इंस्पेक्टर की ड्यूटी को परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इनके अलावा अगर किसी और को भी देते हैं इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर की पोजीशन, तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा चीफ इंस्पेक्टर की पावर्स क्या क्या हैं। चीफ इंस्पेक्टर किसी भी इंस्पेक्टर को अपनी पावर्स कुछ देर के लिए दे सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनकी पावर्स वो इंस्पेक्टर को दे सकते हैं, वो भी रिटर्न में ऑफिशियल गैजेट में या रिटर्न में नोटिफिकेशन देके इंस्पेक्टर को अपनी पावर दे सकते हैं। कोई भी लोकल एरिया है, जैसे बहुत सारे लोकल एरिया होते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कुछ एरिया, कुछ पर्टिकुलर एरिया को इंस्पेक्टर ही देखेंगे, इस तरह से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि इन एरिया में तुम्हें नहीं जाना है, ये वाली ड्यूटीज तुम्हें परफॉर्म नहीं करनी है, तो इस तरह से रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर। पावर उनके चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर क्या क्या पावर परफॉर्म करेंगे? वो एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, 20 जब भी, या तो वर्किंग चल रहा हो, वर्किंग टाइम चल रहा हो, या कभी भी दिन या रात में कभी भी एग्जामिन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के बारे में, वर्कर्स के हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर की सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं, ये सब कुछ इंक्वायर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि बाय लॉज सब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। और नेक्स्ट है पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर। स्पेशल ऑफिसर की पावर क्या है? जो चीफ इंस्पेक्टर हैं वो स्पेशल ऑर्डर के साथ स्पेशल ऑर्डर देके किसी भी स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। स्पेशल ऑफिसर का काम क्या होगा? लेवलिंग एंड मेजरिंग ऑफ माइन। ठीक है, पर्पस ये होगा कि वो कभी भी जाके लेवल कर सकता है कि कितना 6 मीटर है या उससे ज़्यादा है, या कितना गहरा ये लोग गड्ढा खोद रहे हैं, इस तरह से लेवल कर सकता है। लेकिन उसको ये चेक करने से पहले उनको 3 डेज के नोटिस देना 3 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद ही 3 डेज, जब नोटिस देने के 3 डेज बाद ही वो जा सकते हैं लेवलिंग और मेजरिंग करने के लिए। लेकिन अगर इमरजेंसी है, उनको लग रहा है कि कुछ खतरा है या अचानक से कुछ इमरजेंसी आ गई, तो वो बिना नोटिस की भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो फैसिलिटीज चीफ इंस्पेक्टर को और इंस्पेक्टर को प्रोवाइड होंगी। कौन देगा? ओनर मैनेजर और एजेंट देंगे। ठीक है, तो जो भी कलेक्शन ऑफ सैंपल, कोई भी सैंपल को कलेक्ट करना होगा, तो ये तीनों हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी चाहिए होगा उनको सैंपल लेने के लिए, वो सब चीज़ें ये प्रोवाइड करेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड एग्जामिनेशन, किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए दूर हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, तो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा, एग्जामिनेशन का खर्चा सब ओनर, मैनेजर और एजेंट ही देंगे। ठीक है, सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी, तो वो सारा खर्चा ओनर या मैनेजर या एजेंट उठाएंगे। प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेड पर्सन इज नेसेसरी। किसी पर्सन को अगर बोला गया है कि आपका चेकअप होगा या कुछ एग्जामिनेशन करना होगा, तो वो पर्सन को प्रेजेंट होना ज़रूरी है।
अगर वो एब्सेंट करता है तो रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, तो उसको प्रेजेंट होना ज़रूरी होगा। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, मान लो एग्जामिनेशन पूरे दिन चल रहा है, ठीक है, तो जो जितना भी टाइम लगेगा उसको फुल वेजेस दिए जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि वो एग्जामिनेशन वो काम माइनिंग पे तो काम कर नहीं रहा है तो उसको वेजेस क्यों देने, वो तो एग्जामिनेशन उसके चेकअप वगैरह चल रहा है, नहीं, तो अगर एग्जामिनेशन चल रहा है तो उसको फुल वेजेस मिलेगा। इफ ओवर टाइम, अगर जो उसका टाइम है पर्टिकुलर, जैसे बिलो ग्राउंड को जो वर्क करते हैं उनको 6 आवर्स काम करना है, लेकिन अगर बाई चांस एग्जामिनेशन में 8 घंटे या 10 घंटे लग गए तो उसको जो ऑर्डिनरी वेज रेट है उसी पर जो ओवर टाइम का भी मिलेगा, ओवर टाइम मतलब ऑर्डिनरी रेट पे ही मिलेगा, और जो भी फूड ग्रेन है, एडिबल ऑयल जिस रेट पे मिलते हैं, एक दिन में काम करने से जितना मिलेगा फूड ग्रेन मिलेगा या एडिबल ऑयल मिलेगा, तो इस तरह से जो ओवर टाइम कर रहा है उसके लिए भी उसको ये सब मिलेगा। लेकिन क्या नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, ओवर टाइम का बोनस नहीं मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब ऑर्डिनरी रेट वेज क्या होता है, जो भी बेसिक पे है हमारा प्लस डीए और अंडरग्राउंड अलाउंस और फूड ग्रेन और एडिबल ऑयल, ये सब उसको मिलेगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अगर वो बंदा अनफिट निकला तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट कराएंगे, और जब जितना भी टाइम उसका ट्रीटमेंट में लगेगा उसको फुल वेजेस मिलेगा। लेकिन अगर ट्रीटमेंट के बाद भी पता चलता है कि ये अनफिट है, ये मतलब ठीक नहीं हो सकता और इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए फिट नहीं है, जिस भी एम्प्लॉयमेंट में वो काम कर रहा है करेंटली उसमें वो फिट नहीं है, तो उसको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अगर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते हैं, अगर मतलब पूरी माइनिंग जो जहाँ पर चल रही है वहाँ पर ऐसा कोई काम है ही नहीं जो जहाँ पे जिसके लिए वो फिट है, तो उसको डिसेबिलिटी अलाउंस मिलेगा। लेकिन अगर वो पर्सन एम्प्लॉयमेंट को ही छोड़ना चाहता है कि यहाँ पर मेरे लिए ठीक नहीं है काम करना तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो उसको एज अ डिसेबिलिटी अलाउंस लमसम अमाउंट दिया जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो इंफॉर्मेशन जो अनफिट है पर्सन, उसकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी है, किसी को बतानी नहीं होती, उसके कलीग्स को उसकी फैमिली को नहीं बता सकते जब तक वो पर्सन खुद ना चाहे। अगर लेकिन कोई कोर्ट केस होता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम किस किस को बता सकते हैं उसकी रिपोर्ट, कोर्ट के सामने बता सकते हैं, कमिटी को बता सकते हैं, ट्रेड यूनियन में अगर रजिस्टर्ड है वो माइन तो ट्रेड यूनियन को बता सकते हैं, चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ओनर, एजेंट, मैनेजर, ऑफिसर, अथॉरिटी, कंट्रोलर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, इन सब लोगों के सामने हम बता सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम अगर ज़रूरत पड़ी तो। फिर सर्टिफाइंग सर्जन क्या होते हैं, सर्टिफाइंग सर्जन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। और सर्टिफाइंग सर्जन का काम होता है कि उस जिस भी माइन में जो पर्सन काम कर रहे हो उनके फिट लेवल देखना और अनफिट, अगर कोई अनफिट लेवल देखना, कोई भी डेंजरस ऑक्यूपेशन है उसको डिटरमाइन करना और मेडिकल सुपरविजन करना, इन सब का काम होता है सर्टिफाइंग सर्जन का। चैप्टर 3 है हमारा कमिटीज के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक या एक से ज़्यादा कमिटी बना सकती है और उसमें एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा। चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन जो चीफ इंस्पेक्टर है वो नहीं बन सकते, उसके अलावा बनाया जाता है। तो कमिटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे, एक तो चेयरमैन होगा, ठीक है, 2 पर्सन रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनर, दो जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं माइन के अंदर, तो 2 पर्सन ऐसे होंगे जो उनकी तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
उसमें से भी इन 2% में से भी 1% ऐसा होगा जो कोल माइंस होती हैं उसमें माइनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, माइनर्स की इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उनमें से 1% वो होगा। अब नेक्स्ट इसमें और कौन कौन होंगे? 2% रिप्रेजेंटिंग ओनर, जो ओनर्स को जो ओनर्स हैं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। 2 लोग ऐसे होंगे, उसमें से भी इन दोनों में से भी एक ऐसा होगा जो कोल इंडस्ट्री में ओनर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और कौन हो सकते हैं कमिटी मेंबर्स? 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स। ठीक है, जो माइनिंग इंजीनियर्स हैं लेकिन वो माइनिंग इंडस्ट्री में वर्क नहीं करते हैं, उनको बनाया जाएगा कमिटी मेंबर। और चीफ इंस्पेक्टर फंक्शन क्या होता है इस कमिटी का? टू रिकमेंड रूल्स एंड, जैसे कोई भी रूल या रेगुलेशन बनाना है, कोई भी रूल, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ठीक है। कोई भी एक्सीडेंट है उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, उस मैटर की क्या, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ओनर्स के बीच में और माइनर्स के बीच में, वर्कर्स के बीच में, वर्कर्स बोल रहे हैं कि ओनर की वजह से ये सब हुआ, तो वो उसमें इंक्वायर कर सकते हैं उस मैटर में। हियर एंड डिसाइड अपील, जो भी ऑब्जेक्शन है रूल्स एंड रेगुलेशन के रिलेटेड, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, या तो माइनर्स को जो वर्कर्स हैं उनको ऑब्जेक्शन है, या फिर जो ओनर है उनको ऑब्जेक्शन है कोई, तो उसकी अपील दे सकते हैं वो लोग कमिटी में। लेकिन अगर ऐसा कोई नोटिस के ऊपर अपील या ऑब्जेक्शन है लोगों को, तो जो चीफ इंस्पेक्टर है वो कमिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब कमिटी की पावर क्या है? पावर है वो इंस्पेक्टर की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई केस हो गया वहाँ पे जाके किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अच्छे से रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है कि नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। और सारे जो भी पर्सन है वो 18 ईयर्स से अबव हैं, एडल्ट हैं या नहीं, ये सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा सकते हैं। एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ पर्सन टू एग्जामिन हिम, किसी भी पर्सन का अगर एग्जाम उसको वो लेना है, एग्जामिन करना है, तो उसको अटेंडेंस देनी पड़ेगी, वहाँ पे उस टाइम पे अटेंड रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस। अगर जैसे कोई चेकअप होता है, कोई एग्जामिनेशन होता है, उसमें खर्चा होता है जितना भी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओनर, एजेंट या मैनेजर इसको पे करेंगे। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो 6 वीक्स का नोटिस दिया जाता है। चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर 6 वीक का नोटिस देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर 6 वीक्स तक भी अगर वो पे नहीं करते हैं, तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है कोई भी, उसको बेच दिया जाता है और रिकवरी कर ली जाती है पैसे की। नेक्स्ट है हमारा माइनिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइंस। तो मैंने OAM लिखा हुआ है, ओनर, एजेंट एंड मैनेजर के लिए। ठीक है। तो इसमें माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा उसको कि मैं ये माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो किस किस को देगा? चीफ इंस्पेक्टर, DM, कंट्रोलर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इन तीनों लोगों को उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है। फिर ओनर को सबसे पहले मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओनर के पास खुद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है तो वो खुद भी मैनेजर बन सकता है। मैनेजर का काम क्या है? ओनर के बिहाफ पे मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना, सुपरविजन करना और डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शंस देना, ये काम है मैनेजर का। ठीक है। ड्यूटीज ऑफ मैनेजर, ओनर एंड एजेंट ड्यूटी क्या है? जो भी फाइनेंशियल प्रोविजन है, जो भी खर्चा होगा वो उसका पूरा रखते हैं, बना के रखते हैं।
फाइनेंशियल प्रोविजन, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी जिम्मेदारी है कि सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो, जो भी वर्कर्स हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशन माने, और ये लोग जो मैनेजर हैं, ओनर हैं, एजेंट हैं, वो भी सारे वेजेस से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, छुट्टियों से, लीव से रिलेटेड सब सारे रूल्स रेगुलेशन बायलॉज फॉलो करें, और सेफ्टी, हेल्थ, इन सब से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोविजंस बनाए गए हैं उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये सारा ड्यूटी है उनकी। अब है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 बात करता है कि हेल्थ और सेफ्टी के लिए कुछ प्रोविजन दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर, क्लियर और ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करना है। कौन करेगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर, इनमें से कोई भी करेगा, लेकिन जो भी पर्सन काम कर रहे हैं उनको क्लीन वाटर मिलना चाहिए। जो लोग ऊपर जो अबव ग्राउंड कर रहे हैं उनको तो देना ही है, लेकिन जो बिलो ग्राउंड है उनके लिए भी पानी का पूरा अरेंजमेंट करना है, और वो हमेशा एसेसिबल होना चाहिए। जब भी वर्किंग आवर्स हैं तब एसेसिबल होना चाहिए हमेशा। और जहाँ पे भी ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ पे बड़ा बड़ा उनके जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ही बड़ा बड़ा ड्रिंकिंग वाटर ऐसे लेबल लगाना है। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी उसको एग्जामिन भी करेगी। कंजर्वेंसी में क्या है? जो भी लेटरिन्स हैं, यूरिनल्स हैं, वो मेल्स के लिए अलग होनी चाहिए, फीमेल्स को अलग होनी चाहिए। प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, टॉयलेट्स क्लीन होने चाहिए, ठीक है, और सैनिटरी कंडीशन में होनी चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, और ऐसी सर्विसेज होनी चाहिए। मेडिकल एप्लायंसेस, मेडिकल एप्लायंसेस क्या है? जो भी मेडिकल एप्लायंसेस हैं वो रेडली अवेलेबल होने चाहिए, रेडली असेसिबल होने चाहिए, कभी भी किसी टाइम पर भी, वर्किंग आवर्स में कभी भी, क्योंकि माइनिंग है वहाँ पे एक्सप्लोजन वगैरह भी करते हैं, और कोलैप्स भी हो सकता है, जो पिलर्स हैं कोलैप्स हो सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस टाइम डेंजर रहता है। जितने भी पर्सन वहाँ पे बिलो ग्राउंड, मेनली बिलो ग्राउंड में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत खतरा रहता है, तो उनको कभी भी इंजरी हो सकती है, तो हमेशा रेडली असेसिबल हमेशा रहनी चाहिए जब भी अगर कोई इंजरी होती है। फर्स्ट एड बॉक्स रहना चाहिए वहाँ पे, कबर्ड इक्विप्ड विद प्रिस्क्राइब कंटेंट, जो भी मतलब डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि इस इंजरी में ये दवाइयाँ चाहिए होंगी, तो वो सारी इक्विप रहनी चाहिए, मतलब रहनी चाहिए, कबर्ड में रखी रहनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इंचार्ज करना चाहिए वहाँ पे, और अगर इंजरी बड़ी है तो उसे एकदम से हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा, तो उसके लिए कन्वीनियंस होना चाहिए। अगर हमारे जो माइनिंग साइट है वहाँ पर 150 पीपल वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए हमारे पास फर्स्ट एड रूम भी होना चाहिए, ठीक है। अगर 150 से कम है तो कोई बात नहीं, कबर्ड वगैरह, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह काम कर जाएगी, लेकिन अगर 150 पीपल हैं तो ओनर, एजेंट और मैनेजर को फर्स्ट एड रूम भी बनाना पड़ेगा, और उसमें मेडिकल स्टाफ और नर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर पावर ऑफ इंस्पेक्टर क्या है? अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि अभी इस जो भी साइट है वहाँ पे डेंजर है, पर्सन्स की सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए डेंजरस है, तो वो काम को रोक सकता है। जब तक वो डेंजर खत्म ना हो जाए वो मना कर देगा काम करने के लिए। क्यों करेगा? क्योंकि उसको सेफ्टी ऑफ वर्कर्स के लिए, ठीक है, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए काम को मना भी कर सकता है। कुछ भी हो सकता है कंडीशन, जैसे प्री मैच्योर कोलैप्स हो गया, फायर हो गई, फ्लडिंग हो रही है, फ्यूम्स निकल रहे हैं वहाँ से, तो इस कुछ भी कंडीशन हो सकती है जो अगर इंस्पेक्टर को डेंजरस लगती है तो वो प्रोहिबिट कर सकता है, ठीक है। और तब तक करके रखेगा जब तक कि डेंजर खत्म नहीं हो जाएगा। लाइफ का डेंजर, जो पर्सन काम कर रहे हैं उनकी लाइफ का सवाल है, तो उनको डेंजरस नहीं होना चाहिए कुछ भी उनकी सेफ्टी में, तो इस वजह से मना कर सकता है। और जब तक काम बंद रहेगा सब लोगों को फुल वेजेस मिलेंगे, ठीक है। उनके ये नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो उनको काम पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे पूरे मिलेंगे। अगर
जो ओनर है उसको पैसे नहीं देने हैं, वेजेस नहीं देना चाहता, तो वो कुछ और काम दे। जब तक वो वाला काम बंद है तब तक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट उसकी जिम्मेदारी है कि या तो अल्टर कोई और एम्प्लॉयमेंट दे, किसी कुछ और काम करवाए उनसे, या फिर फुल वेजेस दे। जो इंस्पेक्टर है, ठीक है, वो नोटिस देगा मैनेजर को। अगर कुछ दिक्कत आ रही है उसको कि बंद करना है काम को, तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, नोटिस देगा मैनेजर को कि इतने दिनों तक काम बंद रहेगा जब तक ये डेंजर जो थिंग है वो खत्म ना हो जाए तब तक। लेकिन मैनेजर है वो अपील कर सकता है। अगर मैनेजर को लगता है कि नहीं डेंजरस नहीं है, वर्कर्स काम कर सकते हैं, तो वो इंस्पेक्टर को अपील कर सकता है। ठीक है, किस लिए, ताकि कंफर्म करने के लिए कि ठीक है बंद रहेगा, या फिर कुछ दिन ज़्यादा दिन उसे लग रहा है कि नहीं 2 दिन में काम ये डेंजरस थिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, तो बोल सकता है कि नहीं बस 2 दिन के लिए बंद रखो फिर खोल देना। अगर उसने इंस्पेक्टर ने बोला है कि 1 वीक के लिए बंद रखना है, तो मतलब मॉडिफाई करवा सकते हैं या कैंसिल। अगर उसे लग रहा है कि नहीं अभी भी इस टाइम पर भी काम कर सकते हैं वर्कर्स, तो कैंसिल करने के लिए भी अपील दे सकता है। विदिन 20 डेज, 20 डेज के अंदर अंदर जो इंस्पेक्टर है वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या होना है, वो अपील मान रहा है कि नहीं मान रहा है। ठीक है, तो फिर डिसीजन देगा। लेकिन अगर इंस्पेक्टर बोल रहा है नहीं 1 मंथ तक तो बंद ही रहना चाहिए और उससे पहले नहीं खुलेगा, तो और उसको ऑब्जेक्शन है, अगर ओनर को ऑब्जेक्शन है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम बता सकता है कि इंस्पेक्टर खुलने मतलब साइट पे वर्कर्स को काम नहीं करने दे रहे, बंद कर रखा है। तो इस तरह से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, 2 मंथ के अंदर अंदर कमेटी बिठाएगी, कमेटी को ये मैटर देगी और फिर वो हेल्प करेगी इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब अगर किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट होता है, या तो लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, या तो हो सकता है वो उसी टाइम पे एक्सपायर हो जाए पर्सन, या सीरियस बॉडीली इंजरी हो सकती है उसको। ठीक है, सीरियस बॉडीली इंजरी मैंने बताया था, कोई भी पार्ट अगर कोई भी पार्ट अफेक्ट होता है, मतलब लिम्ब लॉस होता है, या फिर उसकी कुछ भी हाथ कट जाता है, पूरा पैर कट जाता है, या फिर उसकी विजन में प्रॉब्लम आ गई, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, या हियरिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो एक कंडीशन ये है। एक है रिपोर्टेबल इंजरी। रिपोर्टेबल इंजरी में क्या है, अगर 72 आवर्स तक वो पर्सन काम करने वापस नहीं आ पा रहा है। लॉस ऑफ लाइफ में क्या होगा, अथॉरिटी उसे जो ओनर है वो अथॉरिटी को बताएगा और अथॉरिटी फिर इंक्वायरी करेगी, 2 मंथ्स के अंदर अंदर इंक्वायर करने आएगी। ठीक है, अगर सीरियस बॉडीली इंजरी है तो जो जिस जगह पर उसको चोट लगी है वो उस प्लेस को छोड़ दिया जाएगा बिल्कुल, जब तक उसका इंक्वायरी या एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक उस जगह पे कोई काम नहीं होगा, अनडिस्टर्ब छोड़ दी जाएगी। ठीक है, और अगर रिपोर्टेबल इंजरी होती है अगर किसी पर्सन को, तो जो ओनर एजेंट और मैनेजर हैं वो चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ओनर एजेंट मैनेजर क्या है, विल प्लेस नोटिस ऑन स्पेशल नोटिस बोर्ड। स्पेशल नोटिस, अगर इन तीनों में से कुछ भी होता है तो ओनर एजेंट मैनेजर हैं वो स्पेशल नोटिस बोर्ड पे अपना नोटिस लगाएंगे कि इस प्रॉब्लम से इस इंसान को ये इंजरी हुई है या लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, और वो कम से कम 14 डेज तक उस नोटिस बोर्ड पे रहना चाहिए वो नोटिस। ठीक है, नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को पता चलता है कि
इस माइंड में प्रॉब्लम हो, मतलब इस डिजीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, इस डिजीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हैं वो डिजीज़ के बारे में चीफ इंस्पेक्टर को बताएंगे कि इस इंसान को ये दिक्कत हो रही है। क्या उसमें कैसे बताएंगे, क्या स्टेट करेंगे, जैसे कि नेम और एड्रेस ऑफ पर्सन। कोई भी हार्मफुल डिजीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ हो रही है माइंड की वजह से या फिर डेंजरस ऑक्यूपेशन की वजह से, तो वो नाम, उस पर्सन का नाम और एड्रेस चीफ इंस्पेक्टर को बताएंगे और डिजीज़ का नाम बताएंगे कि इस ये डिजीज़ हो रही है इस पर्सन को, और माइंड का एड्रेस भी बताएंगे कि किस माइंड में उन्होंने एग्जामिन किया, किस पर्सन का एग्जामिन किया, वो पर्सन कहाँ रहता है और उस किस डिजीज़ के लिए, किस डिजीज़ से वो उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये था हमने आज 5 चैप्टर कर लिए हैं और ये हमारे लास्ट था 5th चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6 से 10 चैप्टर तक पढ़ेंगे। इस एक्ट में 10 चैप्टर्स हैं, हमने 5 कंप्लीट कर लिए हैं, 5 बचे हुए हैं। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या क्या आपको नहीं समझ में आया और आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।